हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए स्टूडेंट, आज हम पार्ट नंबर 3 पे चल रहे हैं, जो आधुनिक भारत के इतिहास में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय लोगों का आत्मविश्वास टूट चुका था। क्यों टूट चुका था? एक वजह यह बनी क्योंकि हमें यह लगने लगा था कि हम कमजोर हैं। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय फिलोसफर्स ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ आंदोलन चलाए, जिनमें से धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाए। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों ने मिलकर समाज को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए, जिसकी वजह से हिंदू जागे, जिसकी वजह से मुस्लिम जागे। हिंदुओं को जगाने के लिए कौन से समाज की स्थापना हुई, किन किन समाजों ने महत्वपूर्ण काम किया, कौन कौन सी सोसाइटी बनी, तो इसकी बात ध्यान रखने के लिए आपको ये एक निमोनिक कोड याद रखना होगा। जो निमोनिक कोड है वो क्या है? देखिएगा, हिंदुओं में बना बी पार्टी। स्टूडेंट, क्या बना? बी पार्टी। और मुस्लिम कम्युनिटी ने स्टार्ट किया वाड़ा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बी पार्टी का मीनिंग क्या है? ये हिंदू आंदोलन है। बी का मतलब क्या है? यहां पर स्टूडेंट लिखते रहें, ब्रह्म समाज। सीक्वेंस के साथ है। कभी कभी चार ऑप्शन देके पूछता है कि बताओ पहले में से कौन आया, इन चारों में से कौन आया, तो आपको जवाब देना होगा सीक्वेंस के साथ। पहले कौन आया? ब्रह्म समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज, उसके बाद रामकृष्ण मिशन, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, और वाई से यंग इंडिया। ओके स्टूडेंट, वापस चलिएगा। बी से ब्रह्म समाज, पी से प्रार्थना समाज, ए से आर्य समाज, आर से रामकृष्ण मिशन, टी से थियोसॉफिकल सोसाइटी, और वाई से यंग इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन? राजा राम मोहन रॉय। कौन स्टूडेंट? राजा राम मोहन रॉय। ये आप लोगों को याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय। ओके स्टूडेंट, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन? प्रार्थना समाज, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो प्रार्थना समाज के फाउंडर क्या बताएंगे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, कोमा आत्माराम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। ओके स्टूडेंट, और आर्य समाज के फाउंडर तो आप जानते ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके स्टूडेंट, और रामकृष्ण मिशन कौन स्टूडेंट? बताइए कमेंट में लिख के, कौन कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन स्टूडेंट? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट के द्वारा। कर्नल ओलकोट के द्वारा। ओके स्टूडेंट, और यंग इंडिया के फाउंडर के नाम दो भाई हैं, जिन भाइयों को आप किन नामों से जानते हो? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। क्लियर स्टूडेंट? वापस रिपीट करता हूं, लिखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ये किसके फाउंडर हैं? यंग इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र में हुई। यहां पर जो दोनों भाई हैं, इनको सावरकर ब्रदर भी कहते हैं, सावरकर भाई। इन्हीं को दामोदर भाई भी कहते हैं। इनमें जो विनायक दामोदर सावरकर साहब हैं, इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से स्टूडेंट? वीर सावरकर। तो ये तो प्रमुख हिंदू आंदोलन हुए। ओके, ऐसे ही प्रमुख मुस्लिम आंदोलन ये 4 हैं। नाम क्या होगा? डब्ल्यू से वहाबी आंदोलन, वहाबी। ए से अलीगढ़ आंदोलन, और डी से देवबंद आंदोलन, और ए से अहमदिया आंदोलन। ओके स्टूडेंट, ऐसे इनके फाउंडर हैं। इसको हम आगे के क्वेश्चंस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस हेडिंग का नाम ही क्या है? धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। ओके स्टूडेंट, जो पार्ट नंबर 3 है आधुनिक भारत की सीरीज का, पार्ट नंबर 3, इससे पहले आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी देखना है।
उससे आपको पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप पीसीएस दें, आईएएस दें, चाहे आप एसएससी की कोई परीक्षा दें, यूपी टेट, सी टेट, एनडीए, ग्रुप वाई, नेवी के एग्जाम और राज्यों की अन्य परीक्षाओं में, चाहे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, चाहे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, उन सभी परीक्षाओं में ये असाइनमेंट, ये टॉपिक बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 आए हुए परीक्षाओं के सवाल ही इसमें रिपीट किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं पूरा आधुनिक भारत भी आपके साथ डिस्कशन करते चलूंगा। उसकी थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, कमेंट करते रहे और लाइक करें अगर पसंद आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब ये पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन से कथन सही हैं। ब्रह्म समाज, देखो सबसे पहले ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। दूसरा वर्ड क्या है? धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही बात है, यह भी है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं ऐसी बात नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा? फर्स्ट और 2 सही पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड आएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत में 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। वर्ष 1914 में स्थापित अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम क्या था? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कहां पर पूछा गया? सीडीएस 2013 का यह सवाल है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट इसका जवाब आप? अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन। क्या बोला गया इसका? अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन। अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम क्या है? एक अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन है जिसकी स्थापना सन 1914 में की गई थी। ओके स्टूडेंट, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अपने माइंड में रखिएगा, ये पूछा जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किनको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक? राजा राम मोहन रॉय को। किसको स्टूडेंट? राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हीं को अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत। क्या? भारतीय, नाम लिख लेना, अच्छी अच्छी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत, आंदोलन का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये इनका नाम है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत। इन्हीं को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, अगर हमसे कोई पूछे तो ये जवाब देना, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। क्लियर स्टूडेंट? तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात क्लियर हुआ। सवाल है इनको राजा की उपाधि किसने दी? तो आपका जवाब होगा इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी। किसने स्टूडेंट? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। क्यों दी राजा की उपाधि? क्योंकि इनको क्या लेके आना था? अकबर सेकंड की सैलरी लेके आनी थी। कहां से लेके आनी थी? इंग्लैंड से लेके आनी थी। इसी उपलक्ष्य में इनको किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। कहां? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके स्टूडेंट, कब होती है इनकी मृत्यु? 1833 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, ब्रिस्टल सिटी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे, मेरे साथ साथ आप ये सारे जवाब देते चलिएगा। ये सभी परीक्षाओं के सवाल हैं स्टूडेंट, पसंद आए, अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सवाल पूछा गया है, ज्योतिराव फूले एक बड़े समाज सुधारक थे, तो इनके बारे में सवाल पूछा गया है कि भैया क्या इनके बारे में सत्य है? तो बताइए क्या होगा? ज्योतिराव फूले के सत्यशोधक समाज, 1 मिनट है आपके पास स्टूडेंट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। समाज का नाम आप देख रहे हो, सत्यशोधक समाज। गुड, वेल डन।
जैसा कि आप सब जानते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट, कब हुई थी? 1873 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। कहां पर स्टूडेंट? महाराष्ट्र में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई थी। किस कारण हुई थी? छुआछूत, ब्राह्मण वर्चस्वता का विरोध करने के लिए इस समाज की स्थापना हुई थी। और समाज के अंदर सामाजिक एकता में विश्वास और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना इस समाज का उद्देश्य था। ध्यान देना, इसका मेन कारण क्या था? छुआछूत का अंत। छुआछूत क्लियर है? जानते हो इसका मतलब क्या? अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत, कौमा, ब्राह्मण वर्ग का विरोध। ब्राह्मण वर्ग का इनका विरोध किया। क्लियर है? और क्या काम किया? जो निम्न जातियां हैं उनको शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। निम्न जातियां, जिसको उस समाज के अंदर छोटी जाति के नाम से जाना जाता था, जो बड़ी समस्या थी समाज की। क्लियर है? तो आप इन सारी चीजों पर इसका ध्यान दीजिएगा। अब सवाल आपके सामने है, इसी के अनुसार इसका आप जवाब दीजिएगा। क्या आएगा जवाब? जल्दी बताइएगा स्टूडेंट। देखो, 1873 में स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। और फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंत्यदेशीय आर्यों की संतान थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ये भी। थर्ड क्या है? 1880 से 1890 ईस्वी के दशकों में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बिल्कुल बनी। तो इसका जवाब क्या आएगा? ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ज्योतिराव जो फूले साहब थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में महाराष्ट्र में, छुआछूत और ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व का अंत करने के लिए और कमजोर वर्ग को शिक्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से जानी जाने वाली तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो बताइए आप इसका जवाब किस लहजे में देना चाहेंगे? सूफी जैसे अगर मैं मुस्लिमों में बात करूं, जो मुस्लिमों में संत होते हैं उनको सूफी कहा जाता है और हिंदुओं में संत बोला ही जाता है। तो सूफी संत अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे कौन कौन से नाम से जाने गए, तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट। आपके सामने स्क्रीन पर यह सवाल है, इसका जवाब खोजिएगा। क्या सवाल का जवाब आएगा? पढ़िए स्टूडेंट, सूफी संतों के बारे में क्या है क्या नहीं है, इसका जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइएगा। गुड गुड, वेल डन। कमेंट में लिखिएगा भाई, कमेंट में। सही है, सही है, वेल डन। आप भी कुछ लिखिएगा भाई, सोचिए मत, जवाब दीजिएगा। आईएएस का सवाल है ये, आईएएस में पूछा गया है, तो वहीं से उठाया गया सवाल है। चलो देखो, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की तरह ही सूफी आंदोलन अपने प्रभावी रूप में आया। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, जो सूफी मत होता है इस्लाम के रहस्यवादी और साम्यवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। ठीक है स्टूडेंट, सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, सूफी का मतलब किससे बना है? सूफी शब्द सफा से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। सूफी जो वर्ड है, सूफी शब्द का मतलब क्या है? सफा, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पवित्रता। क्या स्टूडेंट? पवित्रता। यह ध्यान देना है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे सूफी शब्द का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? पवित्रता होगा। ठीक है। और जबकि कुछ जो विद्वान हैं, इससे सूफी का मतलब ऊनी वस्त्र है। सूफी का मतलब क्या है? ऊनी वस्त्र से भी मतलब मानते हैं। तो ये तो अब लोगों का कहना है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर संप्रदायों की, तो चिश्ती सिलसिला भारत में काफी लोकप्रिय रहा। कौन सा सिलसिला? चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिला भारत में काफी लोकप्रिय रहा और जो चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक थे अबू अब्दाल चिश्ती थे। कौन थे? अबू अब्दाल चिश्ती। ध्यान देना स्टूडेंट, अबू अब्दाल चिश्ती थे। ठीक है। और इनके प्रचार प्रसार के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। इसका प्रचार प्रसार किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसका प्रचार प्रसार किया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फिर दो स्टूडेंट हुए। कौन कौन? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी और शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। ठीक है, तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है यहां पर। फिर इन्हीं के स्टूडेंट कौन रहे? बड़े बड़े नाम, हजरत निजामुद्दीन औलिया,
ऐसे पूरा की पूरी कहानी शुरू हुई। तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत भारत में किसने करी? अबू अब्दाल ने। क्लियर, अबू अब्दाल चिश्ती, इन्हीं के नाम से कहानी शुरू होती है। तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट इसका? फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसका जवाब ये है। ठीक, आगे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज को मांग नहीं थी? मतलब जो प्रार्थना समाज है, अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो स्टूडेंट याद रखना है 1867 ईस्वी में हुई। कब स्टूडेंट? 1867 में। कहां पर हुई? महाराष्ट्र में। कहां पर स्टूडेंट? महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन हैं? एमजी रानाडे और कौन? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके संस्थापक हैं। ठीक, अब इसमें क्या सवाल पूछा है? जो मांग नहीं थी, प्रार्थना समाज की डिमांड नहीं थी। क्या नहीं थी भैया प्रार्थना समाज की डिमांड? स्त्री शिक्षा पर तो जोर देते थे भैया, ये विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी, विडो रीमैरिज पर भी ध्यान देते थे। लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, बिल्कुल सही बात है, डिमांड थी भाई, बाल विवाह मत करो। ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति, नहीं ऐसा नहीं सोचते थे ये, प्रार्थना समाज में इस बात की नहीं कहीं जिक्र है। तो इसमें क्या आएगा? कौन सी मांग नहीं थी? अस्पृश्यता की समाप्ति, ऐसी कहीं मांग नहीं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। हाँ सही है, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब है ये। एंड सेकंड है जवाब इसमें, आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया। बिल्कुल, छुआछूत का तो अंत करने में बड़े महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। आर्य समाज क्या कहता है? कोई जाति वगैरह कुछ नहीं, हम सब एक हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कहां पर हुआ था? ब्राह्मण समाज में। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका वास्तविक नाम क्या था स्टूडेंट? मूलशंकर। क्या नाम था इनका? मूलशंकर इनका नाम था। अगर मैं बात करूं इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात में। कहां पर स्टूडेंट? गुजरात में। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद। क्या नाम था स्टूडेंट? स्वामी विरजानंद। ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अब इनके बारे में अगर बात करूं, इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां है? अगर आपसे कोई यह सवाल पूछ ले, जब आर्य समाज बना था उन दिनों इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। कहां पर स्टूडेंट? लाहौर में। ये हम लोगों को याद रखना है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को। कहां पर? बॉम्बे। कहां पर स्टूडेंट? बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बॉम्बे में स्थापना हुई, लाहौर में इसका मुख्यालय है। उन दिनों की बात बता रहा हूं। आर्य समाज का प्रमुख कार्य क्या है? आर्य समाज का सबसे प्रमुख कार्य है हिंदुओं को शिक्षित करना। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है। सती प्रथा का अंत भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। महिलाओं की शिक्षा पर इसने काफी जोर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट, और आप जैसा कि जानते हैं आर्य समाज का नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदाज। ठीक है स्टूडेंट, और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख किताब का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या स्टूडेंट? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य की तरफ को लौटो, सत्य पर प्रकाश डालो, ये इनका प्रमुख किताब है। अगर मैं बात करूं इनका जन्म कब हुआ? 1824 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1883 में। क्लियर स्टूडेंट, जहर देके इनको मार दिया गया था, क्योंकि अच्छे लोगों को ये समाज पचा नहीं पाता, ये शुरू से ही इसकी कमी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आपकी स्क्रीन पर है 1, 2, 3, ये तीनों ही सत्य कथन हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अब स्टूडेंट मैंने जैसा कि बताया है, वहाबी, यहां पर मैं पूरा का पूरा डिटेल बता देता हूं। मुस्लिम आंदोलन में सबसे बड़ा और सबसे पहली शुरुआत करने वाले आंदोलन का नाम वहाबी है। वहाबी, ये कुछ आंदोलन के सीक्वेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। ये ट्रिक याद रखो, वाड़ा। क्या स्टूडेंट? वाड़ा। वाड़ा, डब्ल्यू से क्या बना? वहाबी आंदोलन। क्या स्टूडेंट? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन लिखते चलो मेरे साथ, वहाबी आंदोलन। ए से क्या बनता है? अलीगढ़ आंदोलन। क्या स्टूडेंट? अलीगढ़ आंदोलन। इसके बाद डी से क्या बनता? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। ए से क्या बनता? अहमदिया आंदोलन। क्या स्टूडेंट? अहमदिया आंदोलन। क्लियर है?
अगर हमसे कोई सवाल पूछे वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला, तो वहाबी आंदोलन का समय काल रखेंगे आप 1820 से 1870। क्लियर है? अगर इसका कोई क्षेत्र पूछे किन किन क्षेत्रों में वहाबी आंदोलन चला, तो आपका जवाब क्या होगा? हैदराबाद। कहां स्टूडेंट? हैदराबाद और बंगाल और इसके बाद यूपी, मुंबई, इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई सवाल पूछे चेन्नई, ये किसका केंद्र रहा? वहाबी आंदोलन के। अब देखो ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन में क्या है, तो इसके हिसाब से जवाब दीजिएगा आप। हैदराबाद, बंगाल, यूपी, मुंबई, चेन्नई। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? उन दिनों अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बिहार भी उसी के अंदर आया करता था। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जवाब क्या आएगा? पटना। इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। यह आप लोगों को यहां पर याद रखना है। ठीक है, मैंने और सारी चीज बता दी है। वहाबी आंदोलन ए से क्या बना? अलीगढ़। वहाबी आंदोलन के अगर मैं बात करूं फाउंडर कौन थे? एक्चुअल वहाबी आंदोलन कहां से चला था? सऊदी अरब से चला था। कहां से स्टूडेंट? सऊदी अरब से चला था। और हज पे हिंदुस्तानी गए थे, उन हिंदुस्तानी का नाम था कौन? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ये हिंदुस्तान से हज की यात्रा पर गए थे। इस विचारधारा को सऊदी अरब से लाया गया था। वहाबी आंदोलन सऊदी अरब में किसने चलाया था? अब्दुल वाहब ने। किसने स्टूडेंट? अब्दुल वाहब। इनका ये विचारधारा था। ठीक, तो ये सारे वर्ड याद रखना। ए से क्या बना? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1875। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा। देवबंद आंदोलन की बात करूं तो देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ? स्टूडेंट 1866। ये सहारनपुर जिले के अंदर है देवबंद। क्लियर है? किसके द्वारा शुरू हुआ? मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। क्लियर है स्टूडेंट? अहमदिया आंदोलन कब शुरू हुआ? 1889। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद। किसके द्वारा स्टूडेंट? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये शुरू हुआ। तो एक ही स्टूडेंट के अंदर, एक सवाल के अंदर ही मैंने ये सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो इन चीजों को आप पढ़ते हुए चलिएगा। अगर स्टूडेंट पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर ही सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अरे भाई पढ़ रहे हैं तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? कब किया गया? 1843 ईस्वी में। 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित किया गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है 1843 1843 के समय हिंदुस्तान के अंदर कौन था वो गवर्नर जनरल, कौन था वो वायसराय, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड एलन ब्रो। कौन था स्टूडेंट? लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, एलन ब्रो 1842 से 1844 के बीच में एक कैंडिडेट था, तो ये हमें याद रखना है, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक, इसके समय काल में ऐसा कुछ हुआ था 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? बड़ा अच्छा सवाल है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो बताओ स्टूडेंट, इसका बेहतर जवाब क्या आएगा? अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसके द्वारा लागू की गई? कौन था वो गवर्नर जनरल? किस किस के बारे में बात की जाती है? तो हमें याद रखना है, अगर जनरली बात पूछा जाए, लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा कैंडिडेट था जिसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बात की गई। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं इन सारे ऑप्शन में बात करूं तो सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस किस के समय में ये कहानी शुरू हुई, तो इस पर पूरे की पूरी मैं आपके सामने एक स्टोरी बता देता हूं। पहले सवाल सुनिएगा। अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा आयोग लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले चार्ल्स वुड का डिस्पोज, चार्ल्स, ध्यान देना स्टूडेंट, चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया है? 1854 में। कब आया स्टूडेंट? 1854 में। यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहत योजना थी।
इसे प्राय भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा, ठीक है, क्या कर दी? कंपलसरी कर दी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट है दूसरा आयोग, अगर मैं बात करूं हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग कब आया? 1882 से 1883 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, कब से कब तक? 1883 के बीच में। ठीक, कौन सा आयोग आया? हंटर शिक्षा आयोग। इसमें क्या था? इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा के लिए उपकर मतलब सेस आदि इसमें लगाए गए। इसी के साथ साथ महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात भी की गई। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हम लोगों को यहां पर याद रखना है। ऐसे बहुत सारे यहां पर क्या है? आयोग आते गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन आया था? किसका डिस्पैच? चार्ल्स वुड का डिस्पैच। यहां से कहानी शुरू होती है और धीरे 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 आगे पहुंच जाती है। अब कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये सारे नाम बताए हैं, इनके समय काल में कौन कौन किस किस ने क्या क्या काम किया, तो हमें ध्यान देना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब स्वीकार किया गया? अगर हमसे कोई ये सवाल पूछ ले 1828 से 1835 के बीच में, तो उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आप इसको बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके स्टूडेंट, इसका समयकाल भारत में कब से कब तक रहा है? 1828 से 1835 ईस्वी तक। ठीक है, यह हमें याद रखना है। इसके समयकाल में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। और क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी शिक्षा, तो किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 11। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ऐसा किसने कहा भैया? मतलब वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं, ऐसा कौन कह सकता है? अरे भैया आर्य समाज ही तो कह सकता है। आर्य समाज ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो तो मतलब वेद ही संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूल शंकर, गो बैक टू वेदाज। ठीक है, सबसे पहला वेद कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। सबसे अंत में वेद कौन सा आया? अर्थवेदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? अब गांधी जी ने, जैसा कि आप सभी को पता है, गांधी जी एक बड़े नेता के तौर पर हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। अब गांधी जी ने ऐसा क्या काम किया था, या हरिजन अभियान के तहत क्या हुआ था? हरिजन अभियान। हरिजन अभियान में अगर मैं बात करूं, सन 1933 ईस्वी में हरिजन पत्र निकाला था इन्होंने। कब? हरिजन पत्र 1933 में निकाला था, जो हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में निकाला गया था। साप्ताहिक था ये। ठीक है, वीकली एक पत्र निकाला। उसके अंदर इन्होंने क्या कहा था? 1933 में इसको निकाला गया। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे, जैसा कि आप सभी को पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की बात है। गांधी जी को यरावदा जेल में रखा गया था और सुभाष, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे थे हिंदुस्तान। तो इनके बीच में कहा सुनी हुई, कुछ समस्याएं आई, तो उन समस्याओं को तो हम आगे डिक्लेयर करेंगे ही। बात क्या थी अभी, तो यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। गांधी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की? आप समझ गए क्या हुआ था ऐसा? तो इन्होंने समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, ना ना ना, हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को खुलवाना, बिल्कुल सही बात है, यह भी कहा। और हरिजनों के बीच सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित करना, उनको बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या था? बी था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? जैसा कि आप सबको पता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान देना स्टूडेंट, इसी के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भैया पहले तो याद रखो ये कहां बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे, दो कैंडिडेट हैं। कौन है? दो कैंडिडेट हैं। नाम क्या है भैया? मैडम ब्लावत्स्की। क्या नाम है? मैडम ब्लावत्स्की। रशियन थी एक्चुअली, मैडम ब्लावत्स्की।
ये रूस से थी। एंड सेकंड कैंडिडेट का नाम क्या है? कर्नल ओलकॉट। कर्नल ओलकॉट। कब की थी इन दोनों ने इसकी स्थापना? इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका के अंदर है, ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना हुई। यह समाज भारत में कब आया? 1879 में। कब आया स्टूडेंट? 1879 में। और अपना हेडक्वार्टर कहां पर खोला? अड़ियार में। अड़ियार मद्रास। कहां पर स्टूडेंट? अड़ियार मद्रास। क्लियर है? अड़ियार मद्रास में इसने अपना मुख्यालय खोला। कब खोला? 1882 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा? अड़ियार मद्रास में इन्होंने अपना। और इसके बाद भी अगर मैं थोड़ा सा और कनेक्ट करूं इसे, इसके बाद इसी सोसाइटी से कौन जुड़ी? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। अगर हमसे कोई सवाल पूछे एनी बेसेंट किस सोसाइटी की एक सदस्य थी, तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही आई थी। और ये एनी बेसेंट भारत में कब आई? तो एनी बेसेंट भारत में आई 1893 ईस्वी में। कहां से? इंग्लैंड से। ये आयरिश लेडी थी। क्लियर? और इस एनी बेसेंट ने भारत में आके क्या काम किया? होम रूल लीग की स्थापना की। किस स्टूडेंट? किस चीज की? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की 1915 में। कहां से? मद्रास से शुरुआत की होम रूल लीग। और इन्हीं के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र स्तर पर होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया। ओके स्टूडेंट, बस सवाल का पूरा निचोड़ आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। अच्छा जी, अब ये वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है। मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन। हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की। बड़ा अच्छा सवाल है। दोनों अंग्रेज हैं और हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल ओके और ये भी बिल्कुल ओके। तो जवाब क्या आएगा इसका? सी। बिल्कुल सोलियाने सच है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा राममोहन रॉय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? ध्यान दीजिएगा, राजा राममोहन रॉय के कहां जाने के बाद? इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? अब देखो सवाल तो अच्छा है, अब इसको कैसे जवाब दे पाओगे भैया? ब्रह्म समाज की पूरी कहानी किसने अपने हाथों में ले ली? पहले तो याद रखो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1828 ईस्वी में। कब स्टूडेंट? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? अब यह सवाल है। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? यह सवाल है। तो आप लोगों को याद रखना है 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह ध्यान देना है। 20 अगस्त 1828 किसकी स्थापना हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यह तो आपके सामने है, राजा राममोहन रॉय। सन 1865 में, क्योंकि ब्रह्म समाज के फाउंडर की तो मृत्यु हो गई थी, 1865 में यह दो हिस्सों में टूट गया। एक तो नाम पड़ा आदि ब्रह्म समाज। क्या नाम पड़ा? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरे का नाम क्या पड़ा? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखिए आप सब जानते हैं, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, जो इसका संस्थापक होता है, संस्थापक की मृत्यु के बाद उसमें हलचल पैदा हो जाती है। आप कहोगे क्यों? आप किसी भी समाज को ले लो, चाहे वो जैन समाज को ले लो, जैन धर्म को ले लो, बौद्ध धर्म को ले लो, हीनयान महायान बौद्ध धर्म, दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म, मुस्लिम सिया सुन्नी, समझ रहे हो ना? फाउंडर के बाद हमेशा टूटा। ऐसे ही ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूटा फाउंडर की मृत्यु के बाद 1865 ईस्वी में। एक का नाम आदि ब्रह्म समाज पड़ा, एक का भारतीय ब्रह्म समाज पड़ा। आदि ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे वो तो बन गए देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन भाई? देवेंद्र नाथ ठाकुर। और भारतीय समाज के कौन बन गए? केशव चंद्र सेन। कौन बन गए स्टूडेंट? केशव चंद्र सेन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर ये सारे बात होने के बाद अब अगर मैं जनरली बात करूं, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बने? देवेंद्र नाथ टैगोर।
जिनको टैगोर भी कहा जाता है, वास्तविक नाम इनका ठाकुर था। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बने? केशव चंद्र सेन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल का जवाब तो आपके सामने आ ही गया है। तो लेकिन शुरुआत किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, या इन्हीं का नाम ठाकुर भी है, क्योंकि अंग्रेजों को समस्या क्या थी? शब्दों को खींचने की आदत थी। ठाकुर को ठैकोर बोलते थे। क्या बोलते थे? ठैकोर। और हम बहुत बड़े वाले हैं, हमने ठैकोर को क्या बोल दिया? टैगोर। ठीक है, तो यह समस्या आई है। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। अच्छा भैया, पहले सवाल देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है और परीक्षा में कहाँ पूछा गया ये भी मैं बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ये एनडीए 2016 का सवाल है। एनडीए 2016 का सवाल है। 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तब देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, केशव चंद्र सेन ने अपनी अवयस्क पुत्री का विवाह बर्दवास के महाराजा के साथ आयोजित किया। ना, ये गलत है। ये तो कौन थी? किसकी बेटी थी? ये तो देवेंद्रनाथ ठाकुर की बेटी थी। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन, ये गलत हो गया। केशव चंद्र सेन ने अनुयायियों ने उससे अलग होकर नव ब्रह्म समाज, नहीं, ये गलत है। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन समूह से बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया। नहीं भैया, ऐसी अगर हो जाता तो खेल ही खत्म नहीं हो जाता। तो उसका जवाब क्या आएगा? केवल एक आएगा। ये जवाब है इसका। क्लियर है स्टूडेंट? ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है सवाल हमारा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिएगा, अभी मैंने बताया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ज्योतिबा फूले द्वारा हुई थी। क्लियर है? अब आप कह रहे हो कि सर इनके अलावा भी तो ये समाज है, इनमें बता दो किस किस ने कौन कौन सा समाज खोला। तो ये भी लिख लो भैया, जिससे कि बात क्लियर यहीं पे हो जाए, खेल खत्म। देखो, अगर मैं बात करूं ईश्वर चंद विद्यासागर, कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ईश्वर चंद विद्यासागर ने कौन से समाज की स्थापना करी? बताओ स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी। वेल डन, गुड 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 गुड। और श्री नारायण गुरु द्वारा किसकी स्थापना की गई? ये वो सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर, वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। सही सही, ठीक है ठीक है, ऐसे ही जवाब दिए जाते हैं भाई, घबराइए मत, तभी तो याद होगी सारी चीजें। गुड, वेल डन। तो इसकी जो व्याख्या है वो आप देख लीजिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईवी रामास्वामी नायकर किससे संबंधित थे? ईवी रामास्वामी नायकर, अब देखो भैया ये किससे संबंधित थे? ईवी रामास्वामी, ये आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे। किससे स्टूडेंट? आत्मसम्मान, आत्म लिख देता हूं, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है स्टूडेंट, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे। किसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कहां पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। कहां पर स्टूडेंट? मद्रास में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ईवी रामास्वामी। क्या था इनका उद्देश्य? ब्राह्मण और हिंदू धार्मिक कट्टर विरोधी सुधार आंदोलन। ये क्या था? ब्राह्मण और हिंदू धार्मिक कट्टर विरोधी धार्मिक आंदोलन था। इसने पुरोहितों के बिना विवाह करने, मंदिरों में बच्चों का प्रवेश, हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों की पूर्ण अवहेलना या विरोध तथा बाद में अनिश्वरवाद जैसे अतिवादी विचारों को प्रचार किया। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें क्या आएगा बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। स्वाभिमान आंदोलन था, बिल्कुल। आत्मसम्मान का मतलब स्वाभिमान आंदोलन था ये, और निम्न जाति आंदोलन से प्रेरित था। हाँ, क्योंकि जो छोटी जाति के वर्ग के लोग उन दिनों बोले जाते थे उनसे संबंधित था भाई, प्रोत्साहित किया उन्होंने। तो दूसरा और तीसरा इसमें जवाब आएगा। ब्राह्मणों के अगेंस्ट था ये, तो साम्यवादी बराबर की, तो इसमें हालत खराब थी। तो क्या आएगा इसमें? दूसरा और तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? अरे भैया भैया, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। पहले तो याद रखो, स्वामी विवेकानंद, विवेक आनंद, जो विवेक के आनंद में डूबे रहते हैं वही तो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। ध्यान देना स्टूडेंट, बड़े बड़े मेहनत, अगर मैं बात करूं, ऐसे कर्मयोगी थे ये। नरेंद्रनाथ दत्त कर्मयोगी इनको बोला जाता था, मैन ऑफ एक्शन। इन्हीं का नाम कर्मयोगी भी है। कर्मयोगी, कर्म पर जो विश्वास करे, कर्मयोगी। वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त।
और बाद में स्वामी विवेकानंद पढ़ा। कब पढ़ा? इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जो बड़े महान फिलोसफर थे, और वो जो महानता थी वो काली माता के पुजारी थे। और अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद ने किस फिलोसफी का सृजन किया, कौन सा समाज बनाया, तो नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, ध्यान देना स्टूडेंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो क्या जवाब देंगे आप? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई। कब हुई, सवाल यह है, तो सवाल का जवाब होगा ट्रस्ट के तौर पर 1897 में हुई और सामान्य तौर पर 1887 में हुई। ट्रस्ट के तौर पर 97 में हुई, फेमस ये हो गया, क्लियर है। और अगर हमसे बात करें रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो क्या बताएंगे? बेलूर। कहां पर स्टूडेंट? बेलूर, ध्यान देना, बेलूर कहां पर है? कलकत्ता के पास में, ठीक। कहां फेमस हुए? स्वामी विवेकानंद वेंट टू अमेरिका। स्वामी विवेकानंद कहां गए थे? अमेरिका गए थे। और अमेरिका के किस सिटी? शिकागो गए थे। कहां पर? शिकागो गए थे। कब? 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। कब गए थे? शिकागो में 1893 ईस्वी में गए थे। कहां? विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ये अमेरिका के शिकागो शहर में गए और हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, क्योंकि अंग्रेज तो ये कहते थे कि हिंदुस्तान का संपूर्ण ज्ञान इतना है जितना हमारी अलमीरा में रखी हुई किताब के एक पेज का ज्ञान, इतना समस्त हिंदुस्तान का ज्ञान। तब इस व्यक्ति ने दुनिया को दिखाया था कि हिंदुस्तान के ज्ञान के आगे आप कैसे उछल रहे हैं। दुनिया में सारे ज्ञान बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। क्या बताया? जैसे नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती हैं पर उनका डेस्टिनेशन सागर ही होता है, क्लियर है। ऐसे ही सभी धर्म अलग अलग, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो दुनिया में इंसान को अमर कर दे। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव का कल्याण, ठीक है स्टूडेंट। ये इनकी फिलोसफी थी। दुनिया समझ गई कि ये तो महान संत हैं, कर्मयोगी हैं, ठीक है। तो शिकागो से इनको प्रसिद्धि मिली। कहां से मिली प्रसिद्धि? शिकागो से। और फिर ध्यान देना स्टूडेंट, 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में जब दुनिया में तहलका मचा दिया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया कि भाई ये व्यक्ति तो अनोखा है, पूरी दुनिया में यूनिक है। इस व्यक्ति में तो वो व्यक्तित्व है जो दुनिया का पहला सेक्युलर फिलोसफर माना गया। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म की बात नहीं की, सभी धर्मों को बराबर ही रेस्पेक्ट दी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? बताइए स्टूडेंट, किस दिशा में था? अभी तो बताया मैंने, इसका समाज को सुधारने के लिए था। समाज के अंदर बुराइयां थी, उन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए था। तो क्या आएगा इसका जवाब? समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। भैया किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान, ठीक है स्टूडेंट। अब सवाल है कब की थी, तो जवाब है की थी कब? सन 1875 में। क्या नाम था इसका? अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। क्या नाम था? अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल ही सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। ओके स्टूडेंट, क्या कहलाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। एक बात और समझना है, जैसे हिंदुओं में शिक्षा का प्रचार करने के लिए आर्य समाज प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही मुस्लिमों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। और अलीगढ़ आंदोलन के तहत अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में। कहां पर? अलीगढ़ में। और 1920 में यही क्या किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अगर भैया पसंद आ रहा हो तो कमेंट करते रहो, मुझे भी ऊर्जा आती रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन रॉय का संबंध किससे नहीं है भैया? संस्कृत शिक्षा से इसका कहीं लेना देना नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी। भाई विधवा पुनर्विवाह से संबंधित बिल्कुल बात, सती प्रथा का अंत करने की बात बिल्कुल 100% बात, अंग्रेजी शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के फॉलोवर थे, सोले आने सच। तो जवाब क्या आएगा इसका? संस्कृत शिक्षा से कोई इनका लेना देना नहीं था। संस्कृत शिक्षा का तो उल्लेख किन्होंने किया है? आर्य समाज ने। गुरुकुलों की स्थापना आर्य समाज ने की है। और राजा राम मोहन रॉय तो ब्रह्म समाज से संबंधित थे, ठीक। तो सवाल का जवाब आपके सामने है। तो सवाल का जवाब क्या आएगा? इससे संबंधित नहीं थे, बी ऑप्शन।
कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए अरे रे, बहुत बढ़िया सवाल। कभी स्टूडेंट कन्याकुमारी जाओ तो समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में जब अंदर जाओगे तो वहां पर रॉक मेमोरियल है और महान व्यक्ति के याद में बनाया गया है। और वो महान व्यक्ति कौन? जिन्होंने वहां पर बैठकर तपस्या की थी और उस जगह पर बैठकर हिंदुओं के अंदर पुनर्जागरण की बात की थी। ठीक है, और वह महान हस्ती कौन है? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद, कभी मौका मिले तो यहां जरूर जाना, रॉक मेमोरियल। क्लियर है? बड़ा शांति प्रिय स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अब देखिए भैया, सवाल आपके सामने है, जवाब दे दीजिए बस मुझे जल्दी जल्दी, सारी बात हो गई। राजा राममोहन रॉय उस संप्रभात वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरवेद दोनों का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही बात है, ये तो किया था। उन्होंने उपनिषदों तथा बंगाली में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही बात है। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, ओहो बहुत सुंदर बात, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और भी एक दो बात जोड़ दें, लो जोड़ देते हैं जिससे कि बात और बेहतर फैले। सवाल है, समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन असत्य हैं? सवाल पूछ रहा गलत क्या है। अगर मैं बात करूं तो आत्मीय सभा किसने बनाई थी? राजा राममोहन रॉय ने। कब? 1815 में। 16 में इसकी कहानी शुरू हुई कलकत्ता में। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? 1818 में इन्होंने सती प्रथा का अंत करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इनकी बड़े भाई की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। और जब बड़े भाई की वाइफ की मृत्यु हुई तो उनकी वाइफ को भी क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनकी वाइफ को भी अर्थी से बांध दिया गया और उसे जलाने की बात हुई, जिससे बड़े प्रभावित हुए और इनके मस्तिष्क में आया, क्यों इस समाज के अंदर इतनी बुराई क्यों है कि अगर भाई की मृत्यु हुई है तो भाभी की क्यों सजा दी जाए, भाभी को क्यों जिंदा जलाया जाए? एक महिला को उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, यह हमारी कुरीति थी। इस कुरीति पर प्रहार किया इन्होंने, और इनका साथ दिया किसने? उन एक समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनको भारत का उदारवादी गवर्नर भी कहा जाता है। उन्होंने इनका साथ दिया और सती प्रथा भारत से समाप्त हुई। क्लियर है? देखो स्टूडेंट, याद रखना, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी है, सबसे पहले इंसान आया इस पृथ्वी पर। इंसान है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान ही तो है, उसे कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी पहुंचा दो, वो ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा धर्म, कौन सा समाज है? तो सबसे पहले समाज धर्म कौन है? इंसान, इंसानियत को मानिएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? सवाल आपके सामने है तो इसका जवाब आएगा ए गलत है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? देखो अभी तो आया था ये सवाल, ये किसने की थी स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। कहां पर की थी? महाराष्ट्र में। कब की थी? 1867 में। और साथ में कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कौन जिम्मेदार है या जिम्मेवाद है? ठीक है, जिम्मेदार पूछ रहा है। कौन जिम्मेदार है भैया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया हिंदुस्तान के लिए, तो इनको इसके साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की जो धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन थे 19वीं 20वीं सदी में, वो पूरे हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में। तब तक आप पार्ट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कीजिएगा और पार्ट नंबर 4 का इंतजार कीजिएगा। चलिए बढ़िए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।